अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कम उम्र और कम तजुर्बे को ताक पर रखकर अगर मेरे लफ्ज़ों से कहीं कुछ गलती हो जाए तो माजरत चाहती हूँ। हम इस सदन की मर्यादा को समझने में कुछ मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। सभापति महोदय, हम यहाँ जनता के बीच में अवाम की आवाज़ उठाने, अवाम के मुद्दे उठाने और इस पवित्र सदन में गरिमा रूपी रखने के लिए आए हैं। उस जनता की हमसे अपेक्षाएं हैं, उस जनता की, उस अवाम की हमसे कुछ मुराद है, कुछ हसरत है कि आप इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में चुनकर गए हैं, तो आपका क्या फर्ज है। वाद विवाद सुन रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी को अपने अपनी बात रखने का अख्तियार भी है और अधिकार भी है, पर क्या उस अधिकार और अख्तियार में जनता की बात को नहीं रखना चाहिए। पिछले कुछ समय से माननीय सदस्य हमारे विपक्ष के हमसे तजुर्बे में भी बड़े हैं, राजनीतिक सियासत की रूपरेखा में भी बड़े हैं। आपको यहां पर जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। अभी एक माननीय सदस्य बात कर रहे थे कि जी आपने एक योजना का नाम बदल दिया है, जी राम जी कर दिया है। जी हम तो महात्मा जी के भक्त थे, महात्मा जी के भक्त थे तो हमसे ज्यादा तो भक्त आप महात्मा जी के नहीं हो सकते। आपको इस बात की दिक्कत है कि एम्प्लॉयमेंट डेज को 100 से 125 कर दिया है, कि इस बात की दिक्कत है कि जो मैनुअल लेबर था उसकी फीजिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी है, कि इस बात की दिक्कत है कि उसमें राम जी का नाम आता है। आप ये मत भूलिए, इस देश के कण कण में, रोम रोम में, रग रग में श्री राम बसते हैं। आप इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे, पर पूरा जनता, पूरी देश की जनता मान चुकी है कि आपका श्री राम में किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं है। जहां आपको हे राम करना चाहिए था, आप हाय राम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में आपने तौबा मचा रखी है। उसका नतीजा ये है कि जहां आपके पास कुछ बचा था अब वो भी चला गया है, आगे की उम्मीद ही छोड़ दीजिए। सभापति महोदय, मैं महाराजा सूरजमल की वीरता को नमन करती हूं, शहीद हसन का मेवाती को सलाम करती हूं, बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को याद करती हूं, श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली से आते हुए नमन करती हूं, रविदास महाराज के लफ्जों को याद करते हुए यहां एक बात बताना चाहती हूं। पिछले 5 दशक से 50 साल से दलित समाज, अनुसूचित जाति, मुस्लिम समुदाय आपका सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है, जिसका नतीजा ये रहा कि आपने उन्हें पिछले 55 सालों के राज और सियासत में गरीबी रेखा से नीचे लाके छोड़ दिया। वो आपका वोटर था, आपने उनको वोट ली, उनके मजहबी खेलों से, उनकी गरीबी की रूपरेखा से उस दलित को, उस मुसलमान को गरीबी रेखा से नीचे लाके रख दिया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको कामा विधानसभा का बताती हूं। मैं कामा विधानसभा से आती हूं। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक अगर जाति कहीं रहती है तो वो कामा विधानसभा में है। आप उसका लिटरेसी रेट देखिए 52%, आप उसमें रोजगार देखिए निल। जिस विधानसभा में पिछले 70 सालों में एक बस स्टैंड नहीं बना, उस विधानसभा में आपने 50 साल राज किया है।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सदन के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने सबसे पहले यह सोचा कि यातायात, अगर आपके पास एक विधानसभा में बस स्टैंड नहीं है तो आप किस बात पे कारीगर करेंगे। सबसे पहले वहां एक बस स्टैंड का निर्माण करने का सोचा। आप इतने सालों से वोट ले रहे हैं, लीजिए। आप उनको गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कीजिए। आप किसी तरीके से संविधान को मानते नहीं है, मत मानिए, पर आप कम से कम, आपको तकलीफ किस बात की? आपको तकलीफ इस बात की है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री दिन रात किसान, महिला, दलित, अनुसूचित जाति सबके साथ तत्पर खड़ा है। कि इस बात की तकलीफ है कि जो युवा इस प्रदेश में किसी इम्तिहान देने से डरते थे, जिनको यह पता था कि उनका रिश्तेदार, किसी बड़े साथियों का रिश्तेदार इंटरव्यू में उनको पता नहीं कितने अंक दे देगा और एक किसान का लड़का बाहर बेंच पे बैठ के अपना किराया लगा के घर वापस आ जाएगा, नौकरी नहीं ले सकता। उसी प्रदेश में 1 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है, रोजगार दिया गया है। क्या आपको उस बात से परेशानी है? अभी आप SIR की बात कर रहे थे कि जो इस देश का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठिया है, जो इस देश में चोरी से रह रहा है, उसका इस देश में वोट डालने का अधिकार नहीं है। और ये एक बात गणित रूप से कही गई है, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस हैं। आप अभी बता रहे थे कि मुस्लिम समुदाय, SC ST के वोट काटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय जिस विधानसभा में है वो कामा विधानसभा में, आप बताइए कितने नाम कटे हैं और कितने जुड़े हैं। आप आरोप लगाते हैं तो पूरी बात सुनने का जज्बा भी रखिए, हौसला भी रखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई। 1986 के बाद एजुकेशन में सबसे बड़ी जो पॉलिसी लाई गई थी 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में थी। उसका यह कहना था, माननीय सभापति महोदय, कि जो EVRM है, एनरोलमेंट है, उसको 2030 तक 100% लागू किया जाएगा, जो एक बहुत बड़ी देन माननीय मोदी जी ने दी है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का भारत है। ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का भारत है। ये भगवी खुशबू को, ये सिंदूरी फिजाओं को एक होकर आगे चलने का भारत है। ये क्रिएट इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यूनाइट इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, उसको प्रमोट करने का भारत है। ये डिजिटल भारत है। ये वही भारत है जिसका प्रधानमंत्री इस देश की बनी वाहन में दूसरे मुल्क के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेना जाता है। ये वो भारत है, ये वो सिंदूरी भारत है जहां पर हमें और आपको पता है कि एक साथ होकर किस तरीके से विकसित भारत 2047 का वो दृश्य देखना है जो इस देश का भविष्य, मुस्तकबिल युवा साथी देख रहे हैं। मुझे एक युवा होने के नाते बड़ी खुशी होती है ये समझते हुए कि जो 2026 का एक कैलेंडर है युवा नीति शिक्षा, उसके तहत उसको जारी कर दिया गया है, ताकि जो इस प्रदेश के युवा साथी हैं, जिस प्रकार के इम्तिहान में बैठना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी को मुकम्मल करे, बैठे और एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ड्यूरेबिलिटी के साथ उन एग्जाम्स में बैठे और आगे बढ़े और इस देश का, इस प्रदेश का मुस्तकबिल बने। आपने कई योजनाएं सुनी है, अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे, आपने किया क्या है, आप कर क्या रहे हैं, आपका रोड मैप क्या है, आपका विजन क्या है। हम अपना विजन आपको एस्टैब्लिश रूप से दे चुके हैं। आप में से कितने ऐसे विपक्ष के साथी हैं जिन्होंने अभिभाषण पे अपनी बात रखी है, पर पैरा पे अपनी बात रखी है, बजाय इसके कि आप एक दृश्यता से चलते हैं कि आपने क्या किया है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो आपका सवाल निशान तो आपको बता ही रहा है,
अब हमारे सामने विपक्ष के साथी दिख नहीं रहे हैं, उसका मतलब ये भी है कि आगे आने वाले समय में और कम होते जाएंगे। इनका दृश्य ये दृष्टिहीन होते जाएंगे, दृश्य से देखते जाएंगे। इस बात का मैं आपको करना चाहती हूँ। ब्रज क्षेत्र से आने के पक्ष में ब्रज विकास बोर्ड का मेवात विकास बोर्ड की तर्ज पर गठन किया गया, ताकि जो ब्रज के क्षेत्र है, माननीय सदस्य बता रहे थे कृष्णपट्टनम में क्या किया, अभी तक आपकी डीपीआर लागू नहीं हुई है। आपको एक बार फैक्ट्स में जाना चाहिए। हमारे माननीय हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं कि उसका डीपीआर भी बन चुकी है, उसको इस सेशन में लिया भी जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। कोई बात नहीं, आपके पास 5 साल थे, आपके पास 5 साल से घोषणा ही घोषणा थी, घोषणा ही घोषणा थी। कोई बात नहीं, बीच में नहीं बोले कोई भी। सबसे बड़े मुद्दे आपने उड़ता पंजाब के तर्ज पर उड़ता राजस्थान का एक उदाहरण दिया, जहां युवाओं का नशे के उसमें डाल दिया। ये सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि एक एक नशे पर कंट्रोल करने का सोचा गया है। साइबर फ्रॉड, मैं आपके सामने कुछ यहां पर केसेस रखना चाहती हूं। 2024 में 42,000 साइबर फ्रॉड के लोकेशंस देखे गए। 2024 में 42,000, जो घटकर 2025 में 12,000 लोकेशंस पे आ गए हैं, जिसमें 332 एफआईआर दर्ज की गई है और 2,235 लोगों को साइबर फ्रॉड में गिरफ्तार किया गया है। इससे बड़ा डाका डकैती क्या हो सकती है कि किसी की हक हलाल की कमाई, किसी किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपने पुत्र का फीस भरने के लिए रखी गई है, उसको साइबर फ्रॉड के तहत लिया जाता था। और मैं आपको बता दूं, इसको तर्ज करना चाहूंगी कि कामा विधानसभा में पूरा जमताड़ा इस देश का माना जाता है उसे, और कांग्रेस के टाइम पर साइबर फ्रॉड करने वालों को पूरी शह दी जाती थी, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। ये 2235 गिरफ्तारियां इस बात का सबूत देती है कि जब इस सरकार ने सोच लिया तो साइबर फ्रॉड पर पूरी शिकंजा डाला है। अब अपनी रूह के छालों का हिसाब करूं। मैं चाहता था कि चरागों को आफताब करूं। बुतों से मुझको इजाजत अगर कभी मिल जाए तो शहर भर के खुदाओं को बेनकाब करूं। मेरे चारों तरफ गूंगे बहरों की भीड़ है, किसे खतीब बनाऊं और किसे खिताब करूं। मैं करवटों के नए जायके लिखूं, शब भर ये इश्क है तो कहां जिंदगी अजाब करूं। मैं अपने इन्हीं बातों से विपक्ष को कम उम्र में आते हुए और कम तजुर्बे के साथ सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आपका और हमारा काम है यहां पर जनता के मुद्दे उठाना, जनता के बीच में जाना, जनता की आवाम की बात को रखना, मजबूती से उनके मुद्दों को उठाना। बाद में पढ़ना। रफीक साहब बोलिए। मैं यही एक निवेदन करना चाहूंगी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो निरंतर जनता के बीच में रह रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। मैं माननीय मोदी जी को, जो मोदी का भारत है उसको विजन लेते हुए सलामी देती हूं, उनका खैर मकदम करती हूं, इस्तकबाल करती हूं इस सदन से। और आप भी साथियों ने इतना मेरी किसी गुस्ताखी के लिए मैं पहले ही कह चुकी हूं, मेरे को माजरत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, और राशन जो आ रहा था वो किसी अफसर के घर गया, चेहरा बता रहा था मारा है भूख ने, श्री अनिल कटारा, और सरकार ने कह दिया कुछ खाके मर गया। नजराना देखिए कलियों के फूल होने का, नजराना देखिए कलियों के फूल होने का, यही वक्त है दुआओं के कबूल होने का। माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, आप जीत नहीं पाओगे रफीक भाई, रहने दो, तैयारी करें। सभापति महोदय निवेदन सुनिए। माननीय सभापति महोदय, शांति। सभापति महोदय बिराइए सुनिए। कल बैठिए सज्जन महोदय। माननीय सभापति महोदय, एक आंसू भी खतरा है,
एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा ही नहीं आंखों का समंदर हो जाना। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है। विराजिए विराजिए। अरे सचेतक महोदय अपनी बात रख रहे हैं। मैं एक बात रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूं। कल हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने कुछ कविताएं की कुछ पंक्तियां बोली। उधर से नेता उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कवि सम्मेलन हो रहा है क्या। और जब भी मैं देखता हूं, ये पिछले 2 साल से देख रहा हूं, जब भी कभी इधर से कोई माननीय सदस्य कोई शेर बोलते हैं, रफीक साहब तुरंत खड़े हो जाते हैं। मुशायरा हो रहा है क्या? मुशायरा समझ रखा है क्या आपने इसको? हर बार शेर का जवाब शेर से देना जरूरी नहीं है। शायरी का सदन नहीं है। आपसे ज्यादा शेर मुझे श्री अनिल कटारा, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। बात रखे। लगता है दौलत नहीं है। सभापति महोदय, लगता है दौलत नहीं है। सर मेरा 1 मिनट तो कम से कम इसी मामले में चला गया। विराजिए। माननीय सभापति महोदय, मेरा आधा समय तो ऐसे ही चला गया। मैं माननीय सभापति महोदय को 1 मिनट काटा जाएगा। मुझे राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान करने पर गोपाल जी धन्यवाद जोहार करता हूं। मैं राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बड़ी उम्मीद, बड़ी आशाओं के साथ सुन रहा था, किंतु अनुसूचित क्षेत्र के लिए, आदिवासी समाज के लिए इसमें कोई रोड मैप नहीं था। रफीक जी बैठिए।